हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GKGS वाला 98 में। आज मूल अधिकार का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे, जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार से शुरू होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है? सम्मिलित इसमें धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो है क्या प्रावधान है? धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान है। सिखों के कृपाण धारण करने की रखने का अधिकार है। राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का बात संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में है। राज्य द्वारा किसके अर्जन से अनुच्छेद 25-26 का उल्लंघन नहीं होता है? मस्जिद, चर्च, मंदिर, उपासना स्थलों में। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध अनुच्छेद 26 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किए जाते हैं? अनुच्छेद 27 में है। नेक्स्ट देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य निधि पुनः पोषित किसी शिक्षा संस्था कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? फिर से रिपीट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? अनुच्छेद 28(1) में है। भारतीय संविधान में कहाँ पर धर्म और उपासना के विषय में बात की गई है? तो उद्देशिका और अनुच्छेद 25 से 28 तक। उद्देशिका में और 25 से 28 तक अनुच्छेद में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसे प्राप्त है? इसमें सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, विदेशी और भारतीय दोनों होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद पंथनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंथनिरपेक्ष शब्द उद्देशिका में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? पंथनिरपेक्ष जो है शब्द किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया है। पंथनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ और निष्पक्ष व्यवहार करेगा। अनुच्छेद 25(1) के अनुसार राज्य किन आधार पर किसी व्यक्ति की धार्मिक विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित कर सकता है? तो लोक व्यवस्था के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं और है लोक व्यवस्था के आधार पर और स्वास्थ्य के आधार पर, सदाचार के आधार पर। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर जो है राज्य धार्मिक विधि द्वारा निर्बंध आरोपित कर सकता है। पंथनिरपेक्षता के आधार पर प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम शामिल है? तो 284। 9वीं अनुसूची में कुल कितना अधिनियम है? 284। किस प्रकार की स्थापित संस्था अनुच्छेद 301 के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकती है? तो ये वाणिज्य का प्रयोजन से स्थापित संस्था क्या है? अनुच्छेद 31 के तहत संरक्षण का दावा कौन नहीं कर सकता है? तो वाणिज्य प्रयोजन से स्थापित संस्था। संविधान के अनुच्छेद 31 ख और 9वीं अनुसूची को स्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य था कृषि भूमि सुधार और इसी प्रकार के कल्याणकारी अन्य उपायों का प्रयोजन। क्या है? अन्य उपायों का प्रयोजन। ये था अनुच्छेद 31 ख और 9वीं अनुसूची को स्थापित करने का मूल उद्देश्य। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद धुंधला कुछ दिख रहा है, इसको देख लीजिएगा। अनुच्छेद 1975 के आपात के दौरान किन विषयों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था? फिर से रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन धुंधला दिख रहा है। 1975 के आपात के दौरान किन विषय को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था? तो ये लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, 1974 के संशोधन अधिनियम, निर्वाचन विधि या संशोधन अधिनियम 1975। ये 3 जो विषय था इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था 1975 के आपात के दौरान। फिर से कर देते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, 1974 का संविधान संशोधन अधिनियम, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975। नेक्स्ट देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, इससे संबंधित प्रश्न। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हित के संरक्षण से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 29 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी
मनपसंद के शिक्षण संस्थानों स्थापित करने संचालन करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। ये अनुच्छेद 30(2) में दिया गया है। किस अधिनियम संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार जो है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार की मान्यता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 300 के क में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियम का संरक्षण प्राप्त है? 31 ख के तहत। अनुच्छेद 31 ख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियम का संरक्षण प्राप्त है? अनुच्छेद 31 के ख। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किन विधानों को अनुच्छेद 31 क का संरक्षण प्रदान है? तो अनुच्छेद 31 क का संरक्षण प्रदान है किसी संपत्ति का प्रबंध राज्य द्वारा किया जाना, राज्य द्वारा संपदा का अर्जन, कंपनियों का समामेलन, निदेशकों या शेयर धारकों के अधिकारियों का निर्वाचन या उपांतरण, खनिज पट्टों का निर्वाचन या उपांतरण। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे अधिनियम जिन्हें न्यायालय में शून्य घोषित कर दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत फिर से प्राणवान हो सकते हैं? तो अनुच्छेद 31 ख के तहत। अगर किसी अधिनियम को न्यायालय में शून्य घोषित कर दिया गया है तो संविधान के अनुच्छेद 31 ख के कारण जो है वो प्राणवान हो सकते हैं, यानी फिर से लागू हो सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है कि किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 31(1) में दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। किस संविधान संशोधन में अनुच्छेद 31 क को जोड़ा गया? कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें अनुच्छेद 31 क और 31 ख को जोड़ा गया? ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग 12 के अध्याय 4 में। 44वें संविधान संशोधन भारत के किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था? मोरारजी देसाई। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 होता है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था किसने? B.R. अम्बेडकर ने। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी की जाती है? अनुच्छेद 32। यहाँ पर ध्यान देने बात है कि अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय होता है, जबकि उच्च न्यायालय यही 226 के तहत रिट जारी करता है। नीचे दिया ही है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 226। मूल अधिकार के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करते हैं? 5 प्रकार की। किस लेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान संरक्षक माना गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। संवैधानिक उपचारों को किसे पोस्टमार्टम कहा गया है? अधिकार परीक्षा को। संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम कहा गया है? अधिकार परीक्षा को। ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है तथा जिसे कार्यपालिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है और कार्यपालिका से कहा जाता है कि ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंदर करना चाहिए, उस रिट को क्या कहते हैं? ये मैंडेमस यानी परमादेश होता है, यानी जो आपका कार्य है वही कार्य करिए, ये इसका अर्थ होता है परमादेश। मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कौन होता है? न्यायपालिका होता है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है किस मामले में? यह निर्णय आया केशवानंद भारती मामले 1973 के तहत यह मामला आया था। नेक्स्ट देखते हैं, मूल अधिकार से संबंधित जो केस है, ये मूल अधिकार से संबंधित केस है। पहला A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, दूसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, तीसरा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, चौथा मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि किसी भी राष्ट्रगीत को गाने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है? किसी को भी जो है राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। ये बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। इसमें कहा गया था किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया था? सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत
किस वाद में दिया था? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती राज्य 1973। महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देख लेते हैं। भारत में नागरिक विदेशी दोनों को समान रूप से प्राप्त मूल अधिकार है, यानी भारतीय को भी है और विदेशी को भी प्राप्त है। जैसे विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27 और 28। ये जो है मूल अधिकार भारत के नागरिक और विदेशी दोनों का है। जबकि अगर केवल भारतीयों को बात करें तो 15, 16, 19, 29 जो है और 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मूल अधिकार से संबंधित कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है गैर नागरिक को भी प्राप्त है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किस आधार पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार के बाद विदेशी नागरिक भारत में नहीं कर सकता है। सेवा के अधिकार की अवधारणा किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो ये ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। सेवा की अवधारणा ग्रेट ब्रिटेन में। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है? धारा 309। किस धारा के तहत जो है आत्महत्या के प्रयास दंडनीय अपराध है? धारा 309। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई थी? इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। क्या है? इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। मूल अधिकार से संबंधित कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? तो ये संवैधानिक निराकरण का अधिकार है जो गैर नागरिक को भी उपलब्ध है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं करता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं करता है। सेवा के अधिकार की अवधारणा किस देश में प्राप्त हुई यानी प्रारंभ हुई थी? तो ये ग्रेट ब्रिटेन में सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता किस धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है? धारा 309 में है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में पिछड़े वर्गों की क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई है? इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है? तो यह है राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अपने पद के कर्तव्य के प्रयोग के अनुपालन करने के लिए। दूसरा है उच्च न्यायालय या न्यायिक हिरासत में काम करते हुए किसी मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश के विरुद्ध। परमादेश रिट मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के विरुद्ध कब जारी की जा सकती है? जब वह प्रशासनिक हैसियत से काम कर रहे हों तब उस पर जारी हो सकता है रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत या सार्वजनिक प्राधिकरण दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? न्यायिक एवं अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध। किस वाद में 93वां संविधान संशोधन को संवैधानिक घोषित किया गया? तो अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के बाद में। निवारक निरोध के आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? तो ये अभ्यावेदन के अवसर का, गिरफ्तारी के आधार जानने का, ये जो है गिरफ्तार व्यक्ति को जानने का अधिकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान किस सूची में निवारक निरोध को शामिल किया गया है? संविधान की किस सूची में निवारक निरोध को शामिल किया गया है? ये संवर्ती सूची के अंतर्गत 5 प्रकार के रीट का उल्लेख है। इसमें रीट की बात करते हैं, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं। इसमें न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को आदेश देता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? इसमें जो है न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को आदेश देता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करे। बंदी प्रत्यक्षीकरण लोक अधिकारी व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होता है। लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध यह जारी होता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का मूल भाव बंदी प्रत्यक्षीकरण में निहित है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का मूल भाव बंदी प्रत्यक्षीकरण में निहित है। दूसरा बात करें परमादेश यानी मैंडेमस का, हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ होता है यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उस कार्य को न करने के संबंध में पूछा जाए।
फिर से रिपीट करते हैं। मैंडेमस का होता है, हम आदेश देते हैं, यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को दिया जाता है ताकि उनसे उस कार्य को न करने के संबंध में पूछा जा सके। तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसका अर्थ होता है रोकना। प्रोहिबिशन का क्या अर्थ होता है? रोकना होता है। किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। चौथा है उत्प्रेषण, यानी कि सर्टियोरिटी। इसके द्वारा प्रमाणित होना या सूचना देना अर्थ प्रकट होता है। यह किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अधिकार परीक्षा। पाँचवा है क्विओ वारंटो। इसे न्यायालय द्वारा अपने व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। यह जो है लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। नेक्स्ट देखते हैं सेवा संबंधी मामले में व्यथित व्यक्ति को सबसे पहले किसकी शरण में जाना पड़ता है? उच्च न्यायालय के शरण में। सेवा संबंधी मामले में व्यथित व्यक्ति को सबसे पहले किसके शरण में जाना होता है? तो उच्च न्यायालय के शरण में। कौन सी रीट जो है अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है? प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों रीट जो है अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने के लिए कौन सी रीट जारी होती है? प्रतिषेध। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी रीट कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु जारी होता है? तो उत्प्रेषण रीट होता है। क्या होता है? कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु उत्प्रेषण रीट होता है। कौन सा रीट विधायी कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है? उत्प्रेषण और प्रतिषेध जो है विधायिका कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। कौन सी रीट केवल वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी होता है उत्प्रेषण रीट, केवल वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। रीट में मुख्य अंतर की बात करें, रीट में जो मुख्य अंतर है इसमें पहला परमादेश सक्रिय होने का आदेश देता है, प्रतिषेध निष्क्रिय बनाता है। परमादेश साधारणतः प्रशासनिक प्राधिकारियों को संबोधित होता है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध साधारणतः न्यायालय और अधिकरणों को नियंत्रित करते हैं। प्रतिषेध का उद्देश्य निवारण या रोकना है। उत्प्रेषण का उद्देश्य निवारण और उपचार दोनों करना है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर प्रतिषेध पूर्ववर्ती प्रक्रम पर जारी किया जाता है जब मामला समाप्त नहीं हुआ है। उत्प्रेषण रीट कार्यवाही की समाप्ति का निर्णय रद्द करने हेतु जारी किया जाता है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में प्रावधान किया गया है। ये भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि लागू होने पर संसद की विधि बनाने के बारे में। भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि लागू होने पर संसद की विधि बनाने में ये होता है। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण की शक्ति किसे है? केवल संसद को है। विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद को है। मूल अधिकार ये जो है 14 से 18 की बात करें तो इसमें समता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 17 की बात करें तो इसमें 17 में अस्पृश्यता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। इसको देखते हैं। अनुच्छेद 19 में वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने बस जाने का स्वतंत्रता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 19(1)(च) को लुप्त कर दिया गया है। कोई व्यक्ति उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण की बात की गई है। 21 क का
बात करें तो 21 में शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। वहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो इसमें 2 अनुच्छेद है, 23 और 24। 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। 24 में कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। और धर्म की स्वतंत्रता 25 से अनुच्छेद 28 तक है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 26 में धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों या संसदाय में स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 28 की बात करें तो कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 से 30 में है। इसमें 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में है शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 की बात करें तो इसमें संपत्ति के अनिवार्य अर्जन यानी अब केवल कानूनी अधिकार निरसित हो गया है। ये अनुच्छेद 31 निरसित है। 32 में जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ये था मूल अधिकार 12 से अनुच्छेद 35 तक, जिसमें जो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उसको देख लिए हम लोग। चलिए आज इतना ही।